लास्ट लेक्चर में अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बात कर रहे थे, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख ली हैं, लेकिन अभी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हमारे पास बची हुई हैं। चलिए उन्हें तो पढ़ते हैं। अभी तक अपन दो जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की उस पर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर आते हैं अपन की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें क्या और पता चल सकता है, उसकी हम बात करते हैं। थर्ड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास निकल रही है वो है हमारे पास मेटल ऑक्साइड की थर्मली स्टेबल है या नहीं है। थर्मली स्टेबल का मतलब क्या होता है यार, कि जैसे आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड है, उसे आप क्या करो, हीट दो, उसे आप टेम्परेचर दो। अगर टेम्परेचर देने पर वो अगर टूट नहीं रहा है, नॉर्मल सी बात है यार कि अगर कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, अगर जैसे टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर पर वो क्या होगा, टूटेगा। एक टेम्परेचर तो ऐसा आएगा, लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं वो जैसे उन्हें टेम्परेचर मिलता है थोड़ा सा, वो मेटल में क्या हो जाते हैं भाई, टूट जाते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स क्या होते हैं, थर्मली अनस्टेबल होते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि जो मेटल ऑक्साइड कॉपर के नीचे होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर है, कॉपर के नीचे जितने मेटल हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं। जैसे ही उन्हें हीट दिया जाता है, जैसे ही टेम्परेचर दिया जाता है, वो ऑक्सीजन गैस को लिबरेट कर देते हैं और मेटल में क्या हो जाते हैं भाई, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ऐसे मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं ये थर्मली अनस्टेबल हैं। तो याद रखने की बात यह है कि बिलो कॉपर, याद रखना है, बिलो कॉपर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, थर्मली अनस्टेबल होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहां पर इस कैरेक्टरिस्टिक से एक क्वेश्चन फ्रेम होता है यार। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विच अमंग द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड इज थर्मली अनस्टेबल। आपके पास चार ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास ZnO, दूसरा ऑप्शन है MgO, थर्ड ऑप्शन है HgO एंड फोर्थ ऑप्शन इज Ag2O। पहला जिंक का ऑक्साइड, दूसरा मैग्नीशियम का ऑक्साइड, थर्ड मर्क्यूरी का ऑक्साइड एंड फोर्थ सिल्वर का ऑक्साइड। अब बात करते हैं कि कॉपर के नीचे कौन कौन आता है यार, कि जिंक तो ऊपर आता है, मैग्नीशियम भी ऊपर आता है, लेकिन कॉपर के नीचे जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे, अपन ने पढ़ा है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप जाओगे और कॉपर के नीचे देखोगे तो आपको मर्क्यूरी भी दिख जाएगा, आपको सिल्वर भी दिख जाएगा। अब बात आती है कि ये दोनों HgO एंड Ag2O ये क्या होंगे भाई, आपके थर्मली अनस्टेबल होंगे। बात ये आती है, अब थोड़ी सी बात सुनना यार मेरी, कि कोई आपसे कहे कि आपको तो सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है यार, क्या करना है, आपको तो सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है। अब मुझे बताओ कि मर्क्यूरी का ऑक्साइड और सिल्वर के ऑक्साइड में दोनों में से सबसे ज्यादा थर्मली अनस्टेबल कौन होगा। कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वैसे वैसे थर्मल अनस्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब मर्क्यूरी और सिल्वर में से अगर बात करें तो सिल्वर हमारा क्या आता है, नीचे आता है। अगर एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा तो मैं जो कॉपर के जो सबसे नीचे होगा उससे मैं क्या मान लूंगा कि ये थर्मली क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना पड़ता तो आंसर क्या जाता कि सिल्वर का जो ऑक्साइड है Ag2O वो आपका क्या हो जाएगा, थर्मली अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन कोई पूछे कि दोनों हैं, कि हाँ भाई दोनों हैं, लेकिन एक चूज करना पड़े तो आंसर क्या जाएगा, Ag2O। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो मेटल ऑक्साइड कॉपर के नीचे आते हैं वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं। जैसे ही हीट दोगे वो ऑक्सीजन और मेटल में क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक पर मूव करते हैं यार, कि फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है। कि फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है कि एलिमेंट हायर अप इन सीरीज एक्ट एज एनोड व्हाइल एलिमेंट एट लोअर एक्ट एज कैथोड। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा भाई, जहां पर अपन ने क्या करा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश करी थी। कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप किस तरह से फाइंड करते थे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन ने क्या करा था, एक इलेक्ट्रोड ली थी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना था, दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ली थी। इन दोनों की मदद से एक गैल्वेनिक सेल अपन ने तैयार कर लिया था। अब बात आती है कि मैंने वहां पर कहा था कि जिंक को एज अ एनोड मान लो और हाइड्रोजन को एज अ कैथोड मान लो। क्यों मान लो, क्योंकि जो एलिमेंट ECS में ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है वो एनोड की तरह काम करता है, और जो एलिमेंट ECS में नीचे होता है, लोअर साइड होता है, वो एज अ कैथोड काम करता है। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको सेल का EMF ज्यादा करना है तो ऊपर वाले का आपको क्या चाहिए,
ऊपर वाले जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए और नीचे वाले एलिमेंट का क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का ऐड करते हो, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ऐड करते हो, और ECS आपने अरेंज करी है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर जो एलिमेंट ऊपर की तरफ प्रेजेंट है वो एज अ एनोड काम करेगा, और जो एलिमेंट नीचे की तरफ प्रेजेंट है वो किस तरह से काम करेगा, कैथोड की तरह। तो यहां पर जिंक और हाइड्रोजन में जिंक एज अ एनोड काम कर रहा था क्योंकि वो ECS में ऊपर आता था, और हाइड्रोजन क्या है, नीचे आता था, तो एज ए कैथोड काम कर रहा था। अब ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक हमसे क्या बोलती है यार। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक बोलती है ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट ऑफ ECS मोर विल बी द वैल्यू ऑफ EMF। जितना ज्यादा जो आप कैथोड ले रहे हो और एनोड ले रहे हो, उन दोनों में ECS में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा EMF आने वाला है। जैसे कि समझो दो सेल मैंने बनाए हैं, एक एल्युमिनियम और कॉपर को लेकर, दूसरा बनाया है मैंने एल्युमिनियम और गोल्ड को लेकर। अब यहां पर अगर थोड़ा सा देखें यार कि यहां पर जो एल्युमिनियम है हमारा वो तो कॉमन है दोनों में, इस सेल में भी एल्युमिनियम है, इस सेल में भी एल्युमिनियम है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, कॉपर, और यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास, गोल्ड। कोई आपसे पूछे कि ये जो एल्युमिनियम कॉपर वाला सेल है उसे मैंने ए सेल मान लिया, एल्युमिनियम गोल्ड वाला जो सेल है उसे मैंने क्या मान लिया, बी सेल। कोई आपसे पूछे कि ए सेल और बी सेल में से EMF किसका ज्यादा होगा। देखो एल्युमिनियम जो है दोनों सेल में एज अ एनोड काम करेगा, दोनों सेल में एज अ एनोड काम करेगा। अब जो कॉपर और गोल्ड है वो एज अ कैथोड काम करेगा। तो EMF ऑफ सेल क्या होता है भाई कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का, और रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का। इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास क्या जाएगा, आपके पास आ जाएगा EMF ऑफ सेल। अब यहां पर देखो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो फिक्स हो गया क्योंकि आपका जो एल्युमिनियम है वो दोनों में कॉमन है, लेकिन जो रिडक्शन पोटेंशियल है आप जानते हो ECS में जो एलिमेंट नीचे होगा, जो एलिमेंट नीचे होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा आएगा। तो यहां पर कॉपर और गोल्ड में से कौन नीचे आता है कि गोल्ड नीचे आता है। अगर गोल्ड नीचे आएगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों में कॉमन है, रिडक्शन पोटेंशियल बी सेल का ज्यादा आ गया तो इसका EMF भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आप जान रहे हो एल्युमिनियम कॉपर, एल्युमिनियम गोल्ड, इन दोनों में कहां पर ज्यादा डिफरेंस देखा जा रहा है एलिमेंट्स में, कि एल्युमिनियम और गोल्ड में, क्योंकि कॉपर से नीचे गोल्ड आता है। तो लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है ECS की वो यही बोलती है कि जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा, जितना ज्यादा ECS के एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका EMF आने वाला है सेल का। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं ECS की। दो कैरेक्टरिस्टिक पहले पढ़ चुके थे, आज जो पढ़ी हैं वो पढ़ी हैं भाई कि जो मेटल ऑक्साइड कॉपर के नीचे होती हैं वो थर्मली अनस्टेबल होती हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं ECS में वो एनोड की तरह काम करते हैं, और जो एलिमेंट नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं वो एज अ कैथोड काम करते हैं। और लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो अभी अभी पढ़ लिए, क्या है भाई कि जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा एलिमेंट के बीच में ECS में उतना ज्यादा क्या होगा, EMF आ जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, यहां से आपको क्वेश्चन फ्रेम होंगे भाई, और क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो अब तो बन जाने चाहिए भाई। अब यहां पर देखो इस तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन आता है भाई, चिंटू क्वेश्चन, ठीक है। चिंटू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपके पास कि विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल। आपको एक डेटा गिवन है, उसकी मदद से आपको EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। डेटा क्या गिवन है, डेटा आपको गिवन है E0 Zn+2 से Zn जाने के लिए है कितना, -0.76 वोल्ट, ठीक है। Zn+2 से Zn जाने के लिए मतलब रिडक्शन पोटेंशियल देके रखा हुआ है आपको कितना, -0.76 वोल्ट। दूसरा आपको गिवन है E0 कॉपर+2 से कॉपर जाने के लिए, यह भी रिडक्शन गिवन है, कितना है भाई 0.34 वोल्ट। E0 Ag पॉजिटिव से Ag जाने के लिए कितना गिवन है, कितना है 0.80 वोल्ट। ये क्या है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। आपको पहला सेल देके रखा हुआ है जिसमें जिंक एज अ एनोड काम कर रहा है और कॉपर एज अ कैथोड काम कर रहा है। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड होता है वो आपका एनोड होता है, जो राइट हैंड साइड होता है वो क्या होता है, आपका कैथोड होता है। और ये जो है आपके बीच में ये वाला साइन, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब आपको EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए तो फॉर्मूला वही है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का, और रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, इन दोनों को ऐड करो। अब पहले सेल में हमारा जो एनोड है वो क्या है, जिंक है। जिंक क्या हो रहा है, Zn से Zn+2 में जा रहा है। हमें जो डेटा गिवन है यार वो क्या है, Zn+2 से
Zn जाने के लिए। हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए Zn से Zn+2 जाने के लिए, क्योंकि एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? Zn+2 में जाएगा। तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और आप जानते हो कि रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहां पर जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा एनोड का वो कितना हो जाएगा? 0.76 वोल्ट। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा Zn से Zn+2 जाने के लिए वो कितना हो जाएगा भाई? 0.76 वोल्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा एनोड का वो कितना होगा? 0.76 वोल्ट। अब हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और कैथोड कौन एक्ट कर रहा है? कॉपर। मतलब कॉपर+2 यहां पर कॉपर में जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर हमें जो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है भाई वो कितना गिवन है? कॉपर+2 से कॉपर जाने के लिए कितना है? 0.34 वोल्ट। तो यहां पर अपन वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू है कितनी भाई? 0.34 वोल्ट। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 1.10 वोल्ट। तो जो आप सेल बना रहे हो किस किस की मदद से? जिंक और कॉपर की मदद से, जिसमें जिंक एज अ एनोड काम कर रहा है और कॉपर एज अ कैथोड काम कर रहा है। तो उन दोनों से जो सेल बनेगा उसका जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा आपके पास? 1.10 वोल्ट। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखो यार, दूसरा भी चिंटू क्वेश्चन है, इसका भाई है भाई, ठीक है। तो बड़ा आसान है वो भी। क्या है कि आपने एक सेल बनाया है कॉपर जिसमें एज अ एनोड काम कर रहा है, और जो आपका सिल्वर है वो एज अ कैथोड काम कर रहा है। आप जान रहे हो कि यहां पर आप देख रहे हो ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड आपका एनोड होता है और राइट हैंड साइड क्या होता है आपका? एज अ कैथोड। तो यहां से कॉपर+2 में जा रहा है, यहां पर ये एनोड पर रिएक्शन हो रही है और कैथोड पर क्या हो रही है? Ag पॉजिटिव Ag में जा रहा है। अब यहां से सोचो कि हमें एनोड का क्या चाहिए भाई? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, यहां पर अपन को क्या गिवन है? अपन को गिवन है कॉपर+2 से कॉपर जाने के लिए, ये रिडक्शन है यार, और ऑक्सीडेशन चाहिए तो माइनस लगा दो भाई। तो यहां पर जो सेकंड वाला है भाई, सेकंड वाला अगर अपन करना चाहें बी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा होगा भाई कि यहां पर E ऑफ द सेल के इसके बराबर होगा, E ऑफ द सेल होगा हमारे बराबर E ऑफ द सेल इक्वल टू E नोट ऑफ द सेल इक्वल टू E नोट। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कॉपर से कॉपर+2 जाने के लिए, प्लस हमें E नोट चाहिए किससे? Ag प्लस से Ag जाने के लिए। हमें गिवन क्या था? हमें गिवन था कॉपर+2 से कॉपर जाने के लिए है भाई कितना? 0.34 वोल्ट। हमें चाहिए कॉपर से कॉपर+2, तो ये क्या हो जाएगा? -0.34 वोल्ट। हमें चाहिए Ag पॉजिटिव से Ag जाने के लिए कितना गिवन है? वही गिवन है 0.80। इसको डायरेक्ट पुट करेंगे 0.80। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.46 वोल्ट। तो आप एक सेल बनाओगे, ठीक है। किस किस की मदद से सेल बना रहे हो? आप एक ले रहे हो कॉपर, जिसमें आप कॉपर एज अ एनोड काम करवा रहे हो और सिल्वर जो रोड है वो एज अ कैथोड काम कर रही है। उन दोनों से आपने एक सेल बनाया जिसका जो ईएमएफ है वो कितना आ रहा है आपके पास? 0.46 वोल्ट। आपको कुछ करना नहीं है, आप जैसे मैंने पहले सीखा हुआ ना वही अप्लाई करना है। क्या करना है कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए होता है एनोड का और रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है कैथोड का। दोनों को मिक्स करो, आपके पास क्या आ जाएगा? ईएमएफ ऑफ सेल, जो अपन पहले ही सीख चुके हैं। तो ये कहानी है भाई आज की। तो आज की कहानी में क्या क्या सीखा? आज की कहानी में अपन ने जो बची हुई कैरेक्टरिस्टिक थी ईसीएस की, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, वो सारी की सारी चीजें अपन यहां पर सीख चुके हैं कि अब जो भी क्वेश्चन आएगा ईसीएस से वो अपन से बन जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है यार वो बहुत धमाकेदार आने वाला है, क्योंकि उसमें अपन ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जो हमारे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल या जो ईएमएफ ऑफ सेल है, नॉर्मल सी बात है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल से ही तो आपका ईएमएफ ऑफ सेल बनता है। अगर चेंज हो जाए किसी भी फैक्टर से तो हमारा ईएमएफ चेंज हो जाएगा। तो उन्हीं फैक्टर की अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हो।